पूरी दुनिया जंग के कितने करीब है? अगर आपको ये सवाल पूछा जाए तो शायद आप इसका आंसर का क्लियरली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सवाल ही क्लियरली आंसर देने वाला सवाल नहीं है। पर अगर आप वर्ल्ड इवेंट की एक एक चीज को बारीकी से जोड़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं है एक न्यूक्लियर वॉर से। 15 नवंबर पोलैंड पर रशियन मिसाइल अटैक के बाद, हालांकि वो रशियन मिसाइल नहीं था, पूरी दुनिया फिर से एक बार एक फुल स्केल वॉर के बहुत करीब खड़ा हो गया था। पोलैंड पे मिसाइल हिट करने के बाद ही वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर बस शुरू होने ही वाला है, कुछ टाइम की देरी है। क्योंकि पोलैंड एक नेटो कंट्रीज है और पोलैंड पे अटैक के मतलब नेटो की आर्टिकल 4 और 5 की एक्टिवेट होना। एक फुल स्केल वॉर के मतलब होता है एक न्यूक्लियर वॉर। मैंने ये चीज नोटिस किया कि पूरी दुनिया की मीडिया में आर्टिकल 4 और 5 की बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये आर्टिकल 4 और 5 क्या है, ये काम कैसे करते हैं। आर्टिकल 4 और 5 के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि पोलैंड में क्या हुआ था। रशियन मिसाइल हिट करने के बारे में पहली न्यूज़ ब्रेक किया था पुलिस न्यूज़ चैनल, एक लोकल न्यूज़ चैनल रेडियो जेईटी। बाद में पुलिस फॉरेन मिनिस्ट्री से अनाउंस किया जाता है कि रशियन मेड मिसाइल पोलैंड की ईस्टर्न पार्ट को हिट किया है, जिसके कारण सिबाडो गांव के 2 लोगों की जान जा चुके हैं। तुरंत पोलैंड में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जाता है। पोलैंड के प्रेसिडेंट आंड्रे डूडा मीडिया में इंटरेक्शन के दौरान बताते हैं कि ये मिसाइल रशिया की हो सकती है, पर उन्होंने कुछ डेफिनेटली नहीं बताया क्योंकि सब कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी हिंट दिया कि पोलैंड नेटो के आर्टिकल 4 को भी इवोक कर सकता है। इसके साथ ही रशिया के एम्बेसडर को समन किया गया और उनसे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया। पोलैंड में मिसाइल हिट करने के न्यूज़ आने के तुरंत बाद ही वर्ल्ड लीडर भी अपने अपने रिएक्शन देने लगे। बाली में चल रही G20 की मीटिंग के साइड लाइन में G7 कंट्रीज आपस में डिस्कस किया, आपस में मीटिंग किया। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया की निंदा करी गई। इसके साथ ही रशिया पहले से ही इस अटैक में अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर रहा था। रशियन डेप्यूटी एम्बेसडर टू यूएन दिमित्री पोलियानस्की ने भी इस अटैक में हुए गड्ढे की तरफ, यानी कि क्रेटर की तरफ इशारा करते हुए एक बहुत लॉजिकल बात रखी। उन्होंने ये दिखाया कि जो क्रेटर जो दिखाया जा रहा था मीडिया के रिपोर्ट के दौरान, वो क्रेटर बहुत बड़ा हो सकता था अगर कोई डायरेक्ट मिसाइल रशिया से आके गिरती, पर जो क्रेटर दिखाया जा रहा था, जो गड्ढा दिखाया जा रहा था, वो बहुत छोटा था एक डायरेक्ट मिसाइल के हमले के मुकाबले। रशियन गवर्नमेंट ने भी इस रिपोर्ट को प्रोवोकेटिव बताते हुए खारिज कर दिया और पोलैंड की एम्बेसडर को सामन करते हुए उनसे भी एक्सप्लेनेशन मांग ली। इनिशियल जांच के बाद पोलैंड के प्रेसिडेंट आंड्रे डूडा अनाउंस करते हैं कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे वो ये डेफिनेटली कह सके कि रशिया से ही ये मिसाइल आके गिरा हो। उन्होंने ये ऐड किया कि शायद यूक्रेनियन की एयर डिफेंस से निकली हुई S-300 मिसाइल सिस्टम की एक इंटरसेप्टर ने ही उनकी धरती पर आके गिरा हो। S-300 मिसाइल सिस्टम 14 नवंबर रात को यूक्रेन यूज़ कर रहा था रशियन मिसाइल अटैक के खिलाफ, और जो रैकेज मिला है उससे भी ये सबूत मिलता है कि ये S-300 ही हो सकता है। बाद में नेटो चीफ स्टोलनबर्ग और जो बाइडेन भी एक ही तरीके की स्टेटमेंट। यूक्रेन से एक अजीबोगरीब रिएक्शन सामने आया। पहले तो यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने नेटो चीफ की स्टेटमेंट को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि ये मिसाइल यूक्रेन की नहीं हो सकती। उन्हें जॉइंट प्रोब की भी मांग की, और तो और उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा, मुझे पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो यूक्रेनियन मिसाइल की जो थ्योरी बनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो एक्चुअली रशियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये था शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि पिछले कुछ दिनों में क्या चल रहा है पोलैंड में। खैर जो भी हो, हम लोग चलते हैं हमारे वीडियो के असली टॉपिक में, यानी कि नेटो के आर्टिकल 4 और 5। देखिए, नेटो में टोटल 14 आर्टिकल हैं और किसी नया देश अगर ज्वाइन करना चाहते हैं नेटो को, तो ये सब चीज़ देख के उसको साइन करके नेटो ज्वाइन करना पड़ता है। आर्टिकल 4 कहता है द पार्टीज विल कंसल्ट टुगेदर व्हेनेवर इन द ओपिनियन ऑफ एनी ऑफ देम द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज इज थ्रेटन। यानी कि कोई भी देश या देश समूह को अगर वो उसको लगता है कि उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम ये खतरे में है, उनके ऊपर अटैक होने वाला है, तो आर्टिकल 4 के जरिए एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। उनके कंसर्न को जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाएगा। सीधी सी बात है, ये पहली फाउंडेशन स्टोन है जहाँ से एक देश को आश्वासन मिलते हैं कि
वो किसी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और किसी से मदद मांग सकते हैं। कोई भी मेंबर देश आर्टिकल 4 को ट्रिगर कर सकते हैं अगर उस देश को लगता है कि उनके ऊपर कोई अटैक होने वाला है या कोई दूसरी तरह की एग्रेशन होने वाला है। ट्रिगर होने के साथ ही इस इशू को डिस्कस किया जाता है, एक जॉइंट डिसीजन लिया जाता है, इसके साथ ही एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। जॉइंट स्टेटमेंट से पता चलता है कि एक्चुअली नेटो क्या चाहते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जॉइंट डिसीजन के मतलब ये नहीं है कि कोई एग्रेसिव स्टेप लिया जाए, कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाए। हो सकता है कि कई बार एक जॉइंट स्टेटमेंट से ही पूरे काम चला लिया जाए। हाँ, अगर इस डिस्कशन से अगर कोई डायरेक्ट एक्शन की बात किया जाए, कोई डिसीजन लिया जाए, नेटो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 4 एक 30 मेंबर के बीच में एक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है। नेटो की 14 आर्टिकलों के बीच में आर्टिकल 5 एक अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द पार्टीज, यहाँ पे 30 मेंबर की बात किया जा रहा है, agreed that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all, and consequently they agreed that in such armed attack occur, each of them in exercise of the right of individual or collective self-defense recognized by Article 51 of the Charter of United Nations will take action deemed necessary। आसान भाषा में अगर किसी देश के अखंडता के ऊपर हमला होते हैं तो 30 नेटो मेंबर इस आर्टिकल के जरिए शपथ लेते हैं कि वो लोग इस अटैक को खुद के ऊपर अटैक मानेंगे और जो नेसेसरी स्टेप लेना चाहिए वो नेसेसरी स्टेप लेंगे। उसके साथ सिक्योरिटी काउंसिल के भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। आर्टिकल 5 इन्वोक होने के तुरंत बाद ही नेटो कंट्रीज़ को फ्रीली डिसीजन लेने के लिए अनुमति मिलते हैं कि वो किस फॉर्म में जो अटैक्ड कंट्री है उसको हेल्प करेगा। हो सकता है कि वो आर्म्स भेज दे और हो सकता है कि वो डायरेक्ट एक्शन के लिए उनकी सोल्जर भी भेज सकते हैं। नेटो के 14 आर्टिकलों के बीच में आर्टिकल 5 को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडिंग स्टोन कहा जाता है, क्योंकि देखिए, चाहे आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो, हर एक देश खुद के बेनिफिट के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, पर आर्टिकल 5 सब देश को अपने बेनिफिट से भी बढ़कर एक साथ ले आते हैं। और इससे क्या होता है कि जब छोटे देश हैं उनको एक आश्वासन मिलते हैं, एक एश्योरेंस मिलता है कि हाँ, उनके साथ भी कोई खड़ा हुआ है। इस आर्टिकल को बनाया गया था मेनली सोवियत यूनियन को टक्कर देने के लिए। इस आर्टिकल को स्पेशली बनाया गया था सोवियत यूनियन को ध्यान में रखते हुए कि सोवियत यूनियन अगर किसी देश को अटैक करते हैं तो अमेरिका समेत बाकी देश भी मिलके इस अटैक की जवाब देंगे। कोल्ड वॉर के दौर में ये आर्टिकल ही सबसे बड़ा डिफेंस था जो नेटो कंट्रीज था उनके बीच में। आर्टिकल 5 को आज तक एक बार यूज़ किया गया है, वो भी 2001 में जब अमेरिका के ऊपर 9/11 के अटैक हुआ था। अटैक के बाद नेटो कंट्रीज मिलके ये डिसीजन लिया था कि वो लोग अफगानिस्तान को अटैक करेंगे, बाकी सब कुछ हिस्से हैं वो आपको पता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या रशियन मिसाइल गिरने से आर्टिकल 5 ट्रिगर हो सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से इसका संभावना बहुत कम है, क्योंकि पहली बात तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि वो मिसाइल यूक्रेनियन है ना कि रशियन। दूसरी बात, अगर आर्टिकल 5 को एक्टिवेट किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि रशिया और अमेरिका आमने सामने होंगे। अगर रशिया और अमेरिका आमने सामने होंगे तो मैं आपको बता दूं कि रशिया ऑलरेडी उनके इकोनॉमी ख़त्म हो चुके हैं, उनके मिलिट्री एग्जॉस्ट कर चुके हैं, उनके रिसोर्स ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे टाइम में अगर रशिया के सामने एक दूसरी वॉर आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ देखेंगे। अगर रशिया न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर नहीं झेल सकते। मुझे लगता है कि दोनों तरफ की लीडर इनफ मैच्योर है कि वो इस चीज़ का हल बातचीत से ही निकल ले।